नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू चौधरी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई क्लास के साथ। पिछली क्लास में हमने राजस्थान के भूगोल में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ा था कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है, किस किस ने उनका विभाजन किया, सबसे पहले किसने किया, मान्य किसका माना जाता है। तो सबसे पहले जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो विभाजन किया वो डॉक्टर वी सी मिश्रा ने किया था। 1967 में उन्होंने किया था और 1968 में उनकी बुक का प्रकाशन किया था, नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया गया था। उनके बाद में डॉक्टर रामलोचन सिंह ने किया था, पर उनका जो विभाजन है वो मान्य नहीं है। उनके बाद में हरिमोहन सक्सेना ने किया था। उनका जो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेशों का विभाजन है वो मान्य माना जाता है। उन्होंने कितने भागों में विभाजित किया, तो उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो आज हम शुरुआत करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ने की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब किसी भी भौतिक प्रदेश को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में ये जानना चाहिए कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और इस भौतिक प्रदेश में हम क्या क्या पढ़ेंगे। भौतिक प्रदेश की इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विस्तार कहाँ है और इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो मानी जाती है मध्यजीवी महाकल्प में, जिसे मिसोजोइक एरा भी बोलते हैं। इसकी उत्पत्ति कब मानी जाती है? मध्यजीवी महाकल्प में, जिसे मिसोजोइक एरा भी बोलते हैं। मिसोजोइक एरा के क्रिटेशियस काल में गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी एक क्रिया हुई, उसके दरारी उद्गार से। क्रिटेशियस काल का जो समय माना जाता है वो क्या माना जाता है? 14.4 से 6.5 करोड़ वर्ष पहले। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कितना पुराना है? 14.4 से 6.5 करोड़ वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई। कैसे हुई? गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया से, दरारी उद्गार से। अब देखिए दरारी उद्गार कैसे होता है। जैसे कि ये धरातल है, ये धरातल हो गया, इसमें नीचे जो लावा रहता है, एक दरार यहाँ हो गई, एक दरार यहाँ हो गई, एक दरार यहाँ हो गई। इससे जो लावा बाहर निकलता है उसके दरारी उद्गार से इसका निर्माण हुआ है। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ज्वालामुखी क्रिया से हुई। राजस्थान में एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से हुई है। अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? इसकी उत्पत्ति पढ़ ली हमने मध्यजीवी महाकल्प में। अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? देखिए इसका विस्तार है 4 जिलों में। कौन कौन से जिलों में है देखते हैं हम। एक मिनट, ये हमारा राजस्थान है, इसी से काम चला लेना। तो ये जो क्षेत्र है ये आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में, क्योंकि ये राजस्थान के दक्षिण में है और पूर्व में, ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो ये जो क्षेत्र है ये आ जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? इसमें जिले आ जाएंगे, देखो यहाँ कौन सा जिला आता है? झालावाड़। यहाँ पे कौन सा आता है? बारां। यहाँ पे कौन सा आता है? कोटा। और यहाँ पे कौन सा आता है? बूंदी। तो इसमें 4 जिले आ गए, झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कितने जिलों में इसका विस्तार है? 4 जिलों में इसका विस्तार है। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। देखिए इस क्षेत्र में से एक नदी निकलती है, ये आप सब जानते हैं कि ये कौन सी नदी है? चंबल नदी। इसका जो ढलान है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है, ये नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो ये हो गया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। अब ये कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में है हमारे राजस्थान में? तो ये है 6.49% पे, यानी 24,185 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार कितना है? 24,185 वर्ग किलोमीटर। अब इस क्षेत्र में जनसंख्या कितनी निवास करती है? 10%। ये खुद कितने प्रतिशत पे है? 6.49% पे है, और इस पे जनसंख्या कितनी निवास करती है? 10%। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है ये।
और जनघनत्व की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान आता है। तो इसमें जिले 4 आ जाएंगे। इसका क्षेत्रफल 6.49%, 24,185 वर्ग किलोमीटर। और हाड़ौती के जो पठार का जो ढाल है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, इधर से उधर की ओर है इसका ढाल। इसी हिसाब से इस जो चंबल नदी है उसी का भी ढलान इधर से उधर की ओर है। अब देखिए इसका विस्तार देख लिया हमने। कितने जिलों में है? 4 जिलों में। कौन कौन से में है? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। इसका क्षेत्रफल कितना है? 6.49%, 24,185 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 10%। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश आ जाएगा ये, और जनघनत्व की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है। अब इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? भाई कोई भी क्षेत्र हो, जैसे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पढ़ा था हमने, इसी प्रकार इस भौतिक प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है? तो इसका अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 51 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार 75 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यह हो गया इसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। इसका विस्तार हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा हो गया। जनसंख्या कितनी रहती है इसमें राजस्थान की? 10%। अब हाड़ौती का जो पठार है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? हमने कल पढ़ा था कि जो ऊंचाई है वो कहाँ से मापी जाती है? समुद्र तल से। और भारत में समुद्र तल को कहाँ से मापा जाता है? चेन्नई से। तो चेन्नई के समुद्र तल से जो इसकी औसत जो ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी? 500 मीटर। और इसका ढाल हमने अभी पढ़ा था दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, या आप दक्षिण से उत्तर की तरफ इसे बोल सकते हैं, वो इसका ढाल है। अब ये तो पढ़ लिया हमने, इसकी उत्पत्ति पढ़ ली। कब हुई थी? मध्यजीवी महाकल्प में हुई थी, या उसे आप मेसोजोइक एरा काल बोल सकते हैं। उसके क्रिटेशियस काल में गोंडवाना लैंड में एक ज्वालामुखी क्रिया हुई, उससे दरारी उद्गार हुआ और उसी उद्गार से इसकी उत्पत्ति हुई। अब इसका विस्तार कितने जिलों में है? 4 जिलों में है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। जनसंख्या इसमें 10% निवास करती है, और जनघनत्व की दृष्टि से दूसरा स्थान है, और इसकी औसत ऊंचाई हो गई 500 मीटर। अब हम पढ़ते हैं कि इस भौतिक प्रदेश की विशेषताएं क्या क्या है। तो ये मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। मालवा का पठार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उसका उत्तरी भाग आ जाएगा ये संक्रांति क्षेत्र या संक्रमण क्षेत्र। ये अरावली और विंध्याचल के मध्य संक्रमण क्षेत्र है। जैसे कि अपने राजस्थान में ये हो गई अरावली पर्वतमाला, ये जो अरावली पर्वतमाला है, और इधर जो मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल पर्वत है उसके मध्य ये पठार आ जाता है। अब किसी भी 2 स्थानों के मध्य जो स्थान होता है उसे बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र या संक्रांति क्षेत्र, यानी उन दोनों को मिलाने वाला या उन दोनों की विशेषताएं जिसमें पाई जाती है उसे बोल देंगे हम संक्रमण क्षेत्र या संक्रांति क्षेत्र। तो ये अरावली और विंध्याचल के मध्य होने से संक्रांति क्षेत्र या संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा भौतिक प्रदेश है जो संक्रमण क्षेत्र है? वो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब इसे हाड़ौती का पठार भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ हाड़ा शासकों का शासन था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस क्षेत्र में जिन शासकों का राज था उनकी जाति और गोत्र के हिसाब से उस क्षेत्र का नाम दे दिया गया। अब राजस्थान में जो महान सीमा भ्रंश है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, वो कहाँ है? हाड़ौती के पठार में ही है, यानी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। कहाँ से कहाँ तक है? बूंदी से सवाई माधोपुर तक। बूंदी से सवाई माधोपुर तक ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पाया जाता है, राजस्थान का महान सीमा भ्रंश। कहाँ पे? हाड़ौती के पठार में। ये पूछा गया था एग्जाम में कि राजस्थान में महान सीमा भ्रंश यानी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहाँ है? हाड़ौती के पठार में, जो बूंदी से सवाई माधोपुर के मध्य है। हम इसकी अगली विशेषता के बारे में पढ़ते हैं कि हाड़ौती के पठार में जो चट्टानें पाई जाती है, देखिए कोई सा भी भौतिक प्रदेश हो वहाँ चट्टानें पाई जाती है, और यह नहीं है कि वहाँ पे सेम चट्टानें पाई जाती है। जैसे कि अरावली में दूसरी प्रकार की चट्टानें पाई जाएगी, इस पठार में दूसरी प्रकार की चट्टानें पाई जाएगी। तो हाड़ौती के पठार में जो चट्टानें पाई जाती है वो कौन सी है? बाह्य आग्नेय चट्टानें पाई जाती है हाड़ौती के पठार में, बेसाल्ट चट्टानें जिन्हें बोलते हैं। अब इन चट्टानों की उत्पत्ति कैसे हुई?
बिल्कुल सरल सी बात है। अगर हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया के उद्गार से हुई है, तो जो चट्टानें हैं इनका निर्माण भी उन्हीं से हुआ है। तो इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से, लावा के जमाव से। जब लावा ठंडा हुआ और जो लावा जमा, उनको क्या बोलते हैं? बेसाल्ट चट्टानें। इसमें इस भौतिक प्रदेश की एक विशेषता है कि यहाँ बलुआ पत्थर के भंडार है, एल्यूमिनियम के भंडार है। यहाँ एल्यूमिनियम कहाँ से निकलता है? बेसाल्ट चट्टानों से। एल्यूमिनियम के भंडार राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। या ऐसे पूछ लिया जाता है कि एल्यूमिनियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? बेसाल्ट चट्टानों में। और इसकी एक विशेषता यह भी है कि बेसाल्ट चट्टानों में पाया जाने वाला एकमात्र धात्विक खनिज कौन सा है? एल्यूमिनियम। आपको क्वेश्चन दे देंगे कि बेसाल्ट चट्टानों में पाया जाने वाला एकमात्र धात्विक खनिज एल्यूमिनियम, लोहा, सोना, चांदी। तो उसमें क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम। अब इस भौतिक प्रदेश में मृदा कौन सी पाई जाती है? इसमें मृदा पाई जाती है काली मृदा, जिसे हम वर्टिसोल भी बोलते हैं, और इसको कपासी मृदा भी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी से जब इसका निर्माण हुआ तो ये जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है। तो इस काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल बोई जाती है? कपास बोई जाती है। तो इस मृदा में सबसे ज़्यादा कपास होने के कारण इसको कौन सी मृदा बोलते हैं? कपासी मृदा। राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम कौन सी मृदा पाई जाती है? तो कपासी मृदा पाई जाएगी। एक सिंपल सी बात है कि जब राजस्थान का भौतिक प्रदेश सबसे छोटा यही है, हाड़ौती का पठार, तो इसमें पाई जाने वाली मृदा भी सबसे कम ही पाई जाएगी। तो राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम कौन सी मृदा पाई जाएगी? काली मृदा। काली मृदा बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है। इसमें चावल वगैरह, ये कपास वगैरह, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इस पठार में या राजस्थान के इस भौतिक प्रदेश में मानसून की क्या हालत है, ये पढ़ते हैं। तो राजस्थान में जो मानसून का जो आगमन होता है, राजस्थान में कौन सा मानसून आता है? जैसे कि राजस्थान में वर्षा कौन से मानसून से होती है? तो एक जाहिर सी बात है, और हम हर जगह पढ़ते हैं कि राजस्थान में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून को दो भागों में बांटा जाता है, अरब सागरीय मानसून और जो बंगाल की खाड़ी जो शाखा होती है, इन दो भागों में बांटा जाता है। और हमारे राजस्थान में ज़्यादा बरसात किस शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा से। तो राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है, और बंगाल की खाड़ी की शाखा का प्रवेश कहाँ से होता है? हाड़ौती के पठार से। बंगाल की खाड़ी की शाखा जो प्रवेश करेगी वो कौन से करेगी? हाड़ौती के पठार से। तो ऐसा पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती के पठार से कौन सा मानसून प्रवेश करता है? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा का प्रवेश। इसलिए सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो हाड़ौती के पठार में होती है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश कौन सा हो जाएगा? हाड़ौती का पठार हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, अगर सबसे ज़्यादा वर्षा हाड़ौती के पठार में होती है तो सबसे ज़्यादा आर्द्रता कहाँ पाई जाएगी? वो भी हाड़ौती के पठार में पाई जाएगी। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा आर्द्रता वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? हाड़ौती का पठार। और राजस्थान में अति आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश हाड़ौती के पठार में होगी, तो सबसे ज़्यादा जो जलवायु आर्द्र पाई जाएगी वो इसी में पाई जाएगी। और इसके अलग अलग जो शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, आर्द्र प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, इन प्रदेशों में जलवायु को बांटा जाता है। तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में जो राजस्थान का जो भौतिक विभाग आता है वो आता है हाड़ौती का पठार। इसकी मुख्य नदी कौन सी है? चंबल। हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी कौन सी है? हमने अभी आपको बताया था कि हाड़ौती के पठार की जो नदी है चंबल, जिसका दक्षिण से उत्तर की ओर जो बहाव है, क्योंकि हाड़ौती के पठार का भी उधरी ढाल है, इसलिए ये चंबल भी उसी तरह से बहती है और इसका ढाल भी उसी तरह है। अब इसकी अगली विशेषता क्या है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो नदियाँ पाई जाती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर सबसे ज़्यादा जहाँ बरसात होगी, नदियाँ भी सबसे ज़्यादा वहीं आएगी। अगर सबसे ज़्यादा बरसात नहीं होती या जहाँ पे बरसात ही नहीं होती, वहाँ पे नदियाँ कहाँ से आएगी? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा नदियाँ कहाँ पाई जाती है? यहीं पे हाड़ौती के पठार में। सबसे ज़्यादा नदियों वाला भौतिक प्रदेश हाड़ौती का पठार। अब सबसे ज़्यादा नदियाँ जिस भौतिक प्रदेश में होगी तो उसी में अपर्दन होगा ना। जैसे नदी बहेगी तो साथ में वो जमीन को काटेगी,
तो सबसे ज़्यादा जो जलीय अपर्दन, जल की वजह से जो अपर्दन होता है, उससे जो ग्रसित क्षेत्र है वो कौन सा है? हाड़ौती का पठार। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा अपर्दन, जल से जो अपर्दन होता है वो कहाँ होता है? जैसे कि पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जलीय अपर्दन द्वारा ग्रसित क्षेत्र कौन सा है, नीचे आपको दे देंगे हाड़ौती का पठार या अरावली पर्वतमाला, 2-4 क्षेत्रों के नाम दे देंगे, तो उसमें कौन सा आ जाएगा? हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब राजस्थान में अस्पष्ट अधर प्रवाह तंत्र, ये क्या होता है? अस्पष्ट यानी कि ये पठारी क्षेत्र है, तो इसमें से जल किधर से भी बह जाएगा, नदी किधर से भी, नदी का तंत्र किधर भी घूम जाएगा। तो अस्पष्ट अधर प्रवाह तंत्र जो है वो है हाड़ौती का पठार। जनजाति, इसमें इस पठार में जो जनजाति जो निवास करती है, सहरिया। सहरिया कहाँ रहते हैं? बारां में। बारां की शाहबाद तहसील में इनका जमावड़ा है, वहीं पे रहते हैं। राजस्थान की एकमात्र ये जनजाति है जो आदिम जनजाति में शामिल की जाती है। जो आदिम जनजाति जो समूह है उसमें शामिल किया गया है राजस्थान की सहरिया जनजाति को। और सहरिया जनजाति, देखो हम पढ़ते हैं कि जो जनजातियां हैं वो स्थानांतरित कृषि करती थी, तो सहरिया जनजाति जो स्थानांतरित कृषि करती है उसका क्या नाम है? वात्रा। ये एक जगह स्थानांतरित कृषि क्या होती है? जैसे कि कहीं पे जंगल है, ये लोग उन जंगलों को साफ करेंगे और वहाँ पे फसल बोएंगे। जैसे ही उस भूमि का उपजाऊपन खत्म होने लगेगा तो वहाँ से जगह छोड़ के दूसरी जगह जंगलों को साफ कर लेंगे और वहाँ पे खेती कर लेंगे। ऐसे करके चक्कर के अनुसार खेती करते हैं कि जैसे यहाँ कर ली, बाद में यहाँ, बाद में यहाँ, फिर वापस ये जब तक उपजाऊ होगी फिर यहाँ। तो इस स्थानांतरित कृषि को क्या नाम दिया गया है? वात्रा कृषि। और हाड़ौती के पठार का कुंभ मेला किसे बोलते हैं? हाड़ौती के पठार में एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला लगता है जिसे बोलते हैं सीताबाड़ी का मेला, जो बारां में लगता है। सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है इसे, हाड़ौती के पठार का कुंभ भी कहा जाता है। ये कहाँ लगता है? सीताबाड़ी में लगता है, इसे सीताबाड़ी मेला बोलते हैं। सीताबाड़ी कहाँ है? बारां में। ये बात हो गई हाड़ौती के पठार के कुंभ मेले की। तो यहाँ कौन सी जनजाति निवास करती है? सहरिया जनजाति। अब यहाँ मुख्य फसलें कौन कौन सी बोई जाती है? यहाँ पे मुख्य फसलें बोई जाती है भाई, जहाँ जितना ज़्यादा पानी होगा उसमें उसी हिसाब से फसलें होगी। गन्ना, सोयाबीन, धनिया और संतरा। तो यहाँ संतरा सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए झालावाड़ को क्या बोलते हैं? राजस्थान का नागपुर, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा नागपुर में संतरे होते हैं, इसलिए झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर बोलते हैं। और राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा, यहाँ पे जो कोटा है उसको राजस्थान की औद्योगिक नगरी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ उद्योग सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है। राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन कहाँ होता है? बारां में होता है। और राजस्थान में खरीफ, ये सोयाबीन क्या है? खरीफ के अंतर्गत सर्वाधिक बोया जाने वाला तिलहन। राजस्थान में जो फसलें होती है खरीफ, रबी और जायद, 3 प्रकार की, उनमें जो खरीफ फसल के अंतर्गत जो तिलहन बोए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन सा तिलहन बोया जाता है? सोयाबीन। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा नदी वाला भौतिक प्रदेश हो जाएगा ये, जलीय अपर्दन से ग्रसित क्षेत्र हो जाएगा ये। स्पष्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान में ऐसा कौन सा भौतिक प्रदेश है जहाँ स्पष्ट अधर प्रवाह तंत्र पाया जाता है? तो हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार में कौन सी जनजाति निवास करती है? सहरिया बारां, जो राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जो आदिम जनजाति में समूह में शामिल है। सहरिया जनजाति का कुंभ, सीताबाड़ी का मेला, बारां में जो है। मुख्य फसलें हो जाएगी गन्ना, सोयाबीन, धनिया, संतरा आदि। अब हम बात करते हैं हाड़ौती के पठार का वर्गीकरण। हाड़ौती के पठार का वर्गीकरण किया गया है कितने भागों में? 2 भागों में। मुख्यतः इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में? विंध्य कगार क्षेत्र और दक्कन का पठार। विंध्य कगार क्षेत्र को भी 3 भागों में बांटा गया है और दक्कन के पठार को 2 भागों में बांटा गया है। विंध्य कगार क्षेत्र के 3 भाग कौन कौन से हैं? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, नदी निर्मित मैदान और शाहबाद उच्चभूमि क्षेत्र। और दक्कन के पठार के झालावाड़ का पठार और डग गंगधर प्रदेश। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि डग गंगधर प्रदेश कौन से पठार का भाग है? तो दक्कन के पठार का भाग। और दक्कन का पठार कौन से पठार के भाग है? हाड़ौती के पठार का भाग। तो हाड़ौती के पठार का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में, विंध्य कगार क्षेत्र और दक्कन का पठार। विंध्य कगार को फिर से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, नदी निर्मित मैदान और शाहबाद उच्चभूमि क्षेत्र जहाँ पे सहरिया निवास करते हैं। दक्कन के पठार को 2 भागों में बांटा गया है, झालावाड़ का पठार और डग गंगधर का प्रदेश। अब विंध्य कगार क्षेत्र क्या है? देखिए, यह है विंध्यांचल की पहाड़ियां, यह है विंध्यांचल पर्वत। इसका उत्तरी भाग ये आ गया, दक्षिणी भाग ये आ गया। यहाँ पे है झारखंड,
मध्य प्रदेश। और विंध्य कगार क्षेत्र है यह, जहाँ इनकी समाप्ति होती है, इसे बोलते हैं विंध्य कगार। कगार यानी किसी भी चीज के किनारे पे होना, नाम से हमें समझना चाहिए विंध्य कगार क्षेत्र, यानी जो विंध्याचल के किनारे पे है, विंध्य के जो कगार पर है, तो यह कहाँ पे है, राजस्थान में विंध्य कगार क्षेत्र। अब राजस्थान में विंध्य कगार क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ है। बनास नदी के मुहाने से चंबल नदी के मध्य स्थित बलुआ पत्थर से निर्मित चट्टानी प्रदेश विंध्य कगार क्षेत्र किसे बोलते हैं। बनास नदी जो है उससे चंबल नदी के मध्य एक स्थित बलुआ पत्थर, बालू पत्थर जिसे बोलते हैं, उनसे निर्मित जो चट्टानी प्रदेश है उसे क्या बोलते हैं, विंध्य कगार क्षेत्र। उसको कितने भागों में बांटा गया है हमने भी पढ़ा, उसके भी 3 भाग किए हैं, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, नदी निर्मित मैदान और शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के फिर से 4 भाग किए गए हैं। बूंदी की पहाड़ियां, पूछ लिया जाता है कि अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो विंध्य कगार क्षेत्र में। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों को 4 भागों में बांटा गया है, बूंदी की पहाड़ियां, कुंडला की पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां और मुकुंदरा की पहाड़ियां। मुकुंदरा की पहाड़ियां किसका भाग है, विंध्याचल का भाग है। जाहिर सी बात है, विंध्य कगार क्षेत्र है तो यहाँ पे जो ये पहाड़ियां आएगी उनमें से कोई तो विंध्याचल का भाग होगी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में विंध्याचल का भाग कौन सी पहाड़ियां हैं या मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से पर्वत का भाग है, तो उसमें एक ऑप्शन ये भी था, दक्षिणी पूर्वी नहीं, मालवा का पठार, विंध्याचल, ये तो इसमें मुकुंदरा की पहाड़ियां किसका भाग आ जाएगा, विंध्याचल का भाग। बूंदी की पहाड़ियां कहाँ है, नाम से जाहिर है कि बूंदी की पहाड़ियां है तो कहाँ होगी, बूंदी में। इनकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, सतुर, उसकी ऊंचाई क्या है 353 मीटर। और ये जो बूंदी की पहाड़ियां हैं इनकी लंबाई कितनी है, 96 किलोमीटर। बूंदी की पहाड़ियां कहाँ हो गई, बूंदी में हो गई। इनकी सबसे ऊंची चोटी कहाँ हो गई, सतुर में हो गई। कुंडला की पहाड़ियां कोटा जिले में है। रामगढ़ की पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां कहाँ है, बूंदी से 12 के मध्य। और बूंदी जिले में इनकी आकृति कैसी है, घोड़े के नाल के समान। तो पूछ लिया जाता है कि घोड़े की नाल के समान कौन सी पहाड़ियां हैं, रामगढ़ की पहाड़ियां कहाँ है, बूंदी से 12 के मध्य, या इनका नाम ये भी दे दिया जाता है हॉर्स शू। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, राजस्थान में एकमात्र ऐसी जो पहाड़ियां हैं जिनकी उत्पत्ति खगोलीय घटना उल्कापात से हुई है, और राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज क्षेत्र है, किसके कारण, खगोलीय घटना उल्कापात के कारण। तो रामगढ़ की पहाड़ियां कहाँ है, बूंदी से 12 के मध्य। अब हम बात करते हैं मुकुंदरा की पहाड़ियों की। मुकुंदरा की पहाड़ियां लंबाई 120 किलोमीटर, इनका विस्तार कहाँ है, कोटा व झालावाड़। सबसे ऊंची चोटी चांदबाड़ी 517 मीटर, जो हाड़ौती के पठार की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। मुकुंदरा की पहाड़ियां, कोटा में एक मुकुंद सिंह नाम के राजा भी हुए हैं, शायद उन्हीं के नाम पे रखा गया होगा। तो मुकुंदरा की पहाड़ियों की लंबाई कितनी हो गई, 120 किलोमीटर, विस्तार कोटा व झालावाड़। सबसे ऊंची चोटी चांदबाड़ी 517 मीटर, जो हाड़ौती के पठार की भी सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। अब इन जो पहाड़ियों में है जो दर्रे पाए जाते हैं, दर्रा क्या होता है, देखिए दर्रा क्या होता है, जैसे ये पर्वत हो गया और ये भी पर्वत है, ये पर्वत हो गया। अब इनके मध्य जो ये रास्ता पाया जाता है, ये जो संक्राम मार्ग पाया जाता है, इन्हें बोलते हैं दर्रे। जैसे इससे इसके मध्य जो मार्ग जो पाया जाएगा इसे बोलेंगे दर्रा। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं वो देखते हैं हम। प्रमुख दर्रे हैं बूंदी दर्रा, जेतवास का दर्रा, रामगढ़ खटगढ़ दर्रा और लाखेरी दर्रा। ये दर्रे कहाँ है, ये चारों दर्रे बूंदी के अंदर है। नदी निर्मित मैदान, अब दूसरे हमने पहले बात की बात कर ली, दूसरी करते हैं नदी निर्मित मैदान के बारे में। ये कहाँ है, ये कोटा और बूंदी जिलों में। और मुख्य नदी कौन सी है, हमने पढ़ा था हाड़ौती के पठार की सबसे जो मुख्य नदी है वो है चंबल नदी, जिसका प्रवाह क्षेत्र दक्षिण से उत्तर की तरफ पाया जाता है, क्योंकि हाड़ौती के पठार का जो ढाल है वो भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र, 12 जिले के दक्षिण पश्चिम में 450 मीटर उच्च भूमि जो क्षेत्र पाया जाता है उसे बोलते हैं शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र। इनकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कांबा है 456 मीटर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सहरिया जनजाति का जो निवास स्थल माना जाता है मुख्य रूप से,
वो शाहाबाद उच्चभूमि क्षेत्र है। तो ये शाहाबाद उच्चभूमि क्षेत्र कहाँ है? बारां जिले में है। बारां जिले के दक्षिण पश्चिम में है और इसकी ऊंचाई क्या है? 450 मीटर। अब बात करते हैं दक्कन के पठार की। दक्कन का पठार जो है उसका विस्तार कहाँ है? झालावाड़ जिले में। और दक्कन के पठार के भी दो भाग किए गए थे, झालावाड़ का पठार और डगगंगधर प्रदेश। झालावाड़ का पठार कहाँ है? मालवा के पठार का जो उत्तरी भाग है। झालावाड़ का पठार कहाँ है? झालावाड़ में है। मालवा का पठार जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है उसका जो उत्तरी भाग है उसे बोलते हैं झालावाड़ का पठार। डगगंगधर प्रदेश झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में 350 मीटर जो ऊंचा जो भाग है उसे बोलते हैं डगगंगधर प्रदेश। तो आज हमने हाड़ौती के पठार के बारे में चर्चा की। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, इसकी विशेषताएं क्या है और इसको कितने भागों में बांटा गया है, इन सब टॉपिक को लेकर हमने चर्चा की। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।